रीटा और वर्षा की सास का स्वर्गवास हो गया है। अब घर के सभी लोग मिलकर ये सोचने लगे कि घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तभी रीटा का पति आनंद कहता है, देखो भाई, हम दोनों भाई काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और जिस तरह से माँ घर संभालती थी उस तरह से हम में से कोई नहीं संभाल पाएगा। तभी आनंद का छोटा भाई और वर्षा का पति दक्ष कहता है, मेरा तो ये मानना है कि भाभी घर की बड़ी बहू है तो घर की जिम्मेदारी भाभी के हाथ में होनी चाहिए। वर्षा दक्ष की बात सुनकर मुंह बना लेती है और सोचती है, समझ नहीं आता, दक्ष जी मेरे पति हैं या रीटा भाभी के? जब देखो उन्हीं का नाम का गुणगान गाते रहते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक आनंद कहता है, तुम ठीक कह रहे हो दक्ष। रीटा, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है और घर को इस तरह संभालना है जैसे माँ संभालती थी। ठीक है आनंद जी, जैसा आपको सही लगे। फिर क्या था, घर की सारी जिम्मेदारी रीटा पर आ गई और सास की जगह ले ली रीटा ने। लेकिन वर्षा रह गई बहू की बहू। अब उसकी सास जिंदा थी तब तो वर्षा को काम करना ही पड़ता था, लेकिन सास के स्वर्गवास होने के बाद उसे दुगना काम करना पड़ता है, क्योंकि रीटा के हिस्से का काम भी वर्षा ही करेगी ना। पहले तो रीटा भाभी थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, लेकिन अब तो मजाल है वो किसी काम को हाथ लगा ले। मुझे तो अपनी नौकरानी समझती हैं। अच्छी जगह लिए इन्होंने मेरी सास की। वर्षा बड़बड़ा रही थी कि अचानक रीटा ने उसे आवाज देते हुए कहा, वर्षा, जल्दी मेरे लिए चाय लेकर आओ, मुझे बाहर जाना है कुछ सामान लेने। लो, दे दिया महारानी ने नया आदेश। अब जाओ इनका काम करो, न जाने कब मेरा पीछा छूटेगा इस महारानी से। वर्षा रीटा को चाय देती है। रीटा चाय पीते हुए कहती है, वर्षा, तुमने चाय पत्ती इतनी ज्यादा क्यों डाल दी? चाय का टेस्ट भी कड़वा लग रहा है। भाभी, पत्ती तो मैंने ठीक ही डाली है। अब आपकी जुबान ही कड़वी हो चली है तो मैं क्या करूं? क्या कहा तुमने? मेरी जुबान कड़वी है? तुम तो जैसे शहद टपकाती फिरती हो ना। सब पता है मुझे, जब से घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है तब से तुम मुझे कितना बुरा भला कहती हो। इस तरह दोनों में काफी देर तक नोक झोंक चलती रही। एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वर्षा बोलती है, आनंद भैया, दक्ष जी, सासू माँ के पास मेरे कुछ जेवर रखे थे, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिले। कहाँ है वो जेवर? वो जेवर मेरे पास है वर्षा। क्यों, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ चाहिए। भाभी, आपने अपने जेवर तो अपने पास रख लिए, मेरे तो मुझे दे दो, वो मैं अपने पास रखूंगी। वर्षा, जब सासू माँ जिंदा थी तो हम दोनों के जेवर उनके पास ही रहते थे ना। अब मैं उनकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ तो अब तुम्हारे जेवर मेरे पास रहेंगे। तुम्हारे पास गोल्ड का एक हार भी रखा है ना, वो भी मुझे दे देना, मैं उसे हिफाजत से रखूंगी। क्यों भाभी, मैं अपने हिफाजत से नहीं रख सकती क्या? मैं आपको अपने गहने क्यों दूं? आपके पास मेरे जितने भी जेवर हैं मुझे दे दीजिए। वर्षा, क्यों फालतू में भाभी से बहस करी हो? जब तुम्हें गहनों की जरूरत हो तो भाभी से मांग लेना। मुझे छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं चाहिए घर में, समझी? वर्षा दक्ष की बात सुनकर चुप हो जाती है। आनंद और दक्ष वहां से चले जाते हैं। तभी रीटा कहती है, मुझे पता है तुम जेवर क्यों मांग रही हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि आप बच्ची नहीं हो, बल्कि बहुत तेज तर्रार हो। तभी तो अपने पति के साथ मेरे पति को भी वश में कर लिया है। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे पति को वश में कर रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? तुमसे बात करना ही बेकार है। और हाँ, सोने से पहले किचन साफ करके सोना, मुझे गंदगी पसंद नहीं। रीटा वहां से चली जाती है। वर्षा को बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह वर्षा घर के कामों में लग जाती है और रीटा उस पर एक सास की तरह हुक्म चलाती है, वर्षा, छत और बाहर का लॉन भी साफ कर देना, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। भाभी जी, छत पर हवन करोगी क्या, या कबूतरों के साथ बैठकर गुटर गु करोगी? मैं सुबह से घर के कामों में लगी हूँ, छत तो आप ही साफ कर सकती हो ना। जितना बोला है उतना करो, और तुमसे दिमाग मारने से अच्छा है कि मैं कबूतरों के साथ ही गुटर गु करूं। कम से कम कबूतर मेरा दिमाग तो नहीं खाएंगे और ना ही तुम्हारी तरह जुबान लड़ाएंगे। अब चुपचाप काम कर लो, नहीं तो दक्ष से बोल दूंगी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। वर्षा रीटा का बताया हुआ काम कर ही रही होती है कि तभी रीटा वर्षा से कहती है, वर्षा,
सारा दिन छत पर ही पड़ी रहोगी क्या? नीचे आकर मेरे कपड़े धो दो और आज मेरी अलमारी भी साफ कर देना। भाभी, मैं कोई बोतल में से निकला जिन नहीं हूँ जो आप एक के बाद एक काम दिए जा रही हो। आपके कपड़े मैं कल धोऊंगी और अपनी अलमारी तब खुद ही साफ कर लेना। रीटा वर्षा से हर छोटे छोटे काम कराती है। तो अब वर्षा रीटा से बदला लेने की ठान लेती है। वो अपनी भाभी को सबक सिखाने का सोच लेती है। इसलिए वो सबके सामने अपना गोल्ड का हार रीटा को देते हुए कहती है, ये लो भाभी, आपने ये हार मुझसे मांगा था ना अपने पास रखने के लिए। आप ही रख लो इसे, लेकिन संभाल कर रखना। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। हाँ ठीक है, मुझे मत बताओ मुझे कैसे रखना है। मैं इसे तुमसे ज्यादा ही संभाल कर रखूंगी। वर्षा, तुमने मेरी बात मानकर भाभी को अपना हार दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्षा रीटा को हार तो दे देती है, लेकिन बाद में उसे चुरा लेती है। कुछ दिन बाद रीटा की बहन मंजू की शादी होती है। घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वर्षा रीटा से कहती है, भाभी, मुझे मेरा गोल्ड का हार दे दो जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं वही हार पहनकर आपकी बहन मंजू की शादी में जाऊंगी। वर्षा की बात सुनकर रीटा अपने कमरे में वो हार लेने जाती है। जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आती तो आनंद, दक्ष और वर्षा तीनों ही उसके कमरे में जाते हैं। आनंद कहता है, क्या हुआ रीटा, तुम्हें हार लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? आनंद जी, मैं बहुत देर से हार ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी सभी जेवर तो है लेकिन वर्षा का वो हार ही नहीं मिल रहा। ये सुनते ही वर्षा शोर मचा देती है, भाभी, आपने मेरी माँ का हार खो दिया। आप तो बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बात करती थी और एक हार नहीं संभाला गया आपसे। देखो भाभी, वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। मुझे मेरा हार वापस चाहिए, यानी वापस चाहिए बस। दक्ष, आनंद और वर्षा रीटा को खूब सुनाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी मंजू की शादी में चले जाते हैं। वर्षा मौका पाकर अपनी माँ के हार की सुंदर सी पैकिंग कराकर टेबल पर रखे बहुत सारे गिफ्ट के बीच में रख देती है। अब हो गया मेरा काम। अब मंजू कभी ना कभी तो ये हार पहनेगी, तब मैं रीटा भाभी को बताऊंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीटा अपनी बहन मंजू को खाने पर बुलाती है। इत्तेफाक से मंजू वही हार पहनकर रीटा के घर आती है। मंजू, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं दीदी, मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट दिया था। अरे पर ये हार तो वर्षा का है जो मुझसे खो गया था, तो तुम्हें किसने गिफ्ट दिया? आपने भाभी। मेरी माँ का हार आपके पास था ना, और अब ये आपके बहन के पास है। आपके सिवा ये हार और कौन दे सकता है? तभी आनंद कहता है, वर्षा ठीक कह रही है, तुम ऐसा करोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रीटा। हाँ भाभी, मैंने आपको इतनी इज्जत दी, हमेशा आपको माँ की जगह देखा। चाहे गलती आपकी हो या वर्षा की, मैंने हमेशा वर्षा को ही डांटा, आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। वर्षा अपनी जेठ और अपने पति की बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। तभी आनंद कहता है, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी वर्षा उठाएगी। तुम अपने सारे जेवर और घर की चाबियां वर्षा को दे दो। और मंजू, तुम ये हार वर्षा को दे दो। ये हार वर्षा की माँ का है, उसकी माँ की आखिरी निशानी। मंजू वो हार उतार कर वर्षा को दे देती है और रीटा घर की सारी चाबियां वर्षा के हाथ में रख देती है। इस तरह उसे हार भी मिल जाता है और चाबियां भी। तभी आनंद अपनी पत्नी से कहता है, रीटा, तुम्हारी बहन आई है, कुछ खाने का इंतजाम करो, या फिर उस बेचारे को ऐसे ही भेजने का इरादा है? और हाँ भाभी, कुछ मीठा भी बना लेना। मैं ना वर्षा के हाथ का खाना खा खा कर पक गया हूँ। अब भाभी जी, ऐसा कीजिए ना, सबसे पहले आप चाय ही बना दीजिए, खाना बाद में बना देना। रीटा बेचारी क्या बोलती, कहाँ सास की जगह लेने के नाम पर वो काम चोरी करके आराम फरमाना चाहती थी, औरों से काम करवाना चाहती थी, और अब जिठानी को अपनी गलती का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। मुक्ति और प्रिया दूसरी जेठानी देवरानी की तरह लड़ती नहीं है, बहुत प्यार से रहती हैं। मुक्ति अपनी जेठानी को बहुत सम्मान देती है और प्रिया भी अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देती है। लेकिन क्या उनकी सास संगीता इन दोनों के प्यार को इसी तरह आगे बढ़ने देगी?
या फिर दूसरी देवरानी जिठानी की तरह इनके बीच भी नफरत पैदा हो जाएगी। अरे दीदी, आप क्यों रोटी बना रही हो? लाओ, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं मुक्ति, तुम काफ़ी देर से किचन में काम कर रही हो ना, थक गई होगी। मैं बना देती हूँ ना रोटियाँ। दीदी, आप ना हमेशा ही ऐसा करती हो। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा काम कर लूँगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, देखो मैं गरम गरम रोटियां बना रही हूँ ना, तुम जाओ माँ जी को लेकर आओ और उनको जो भी खाना है ना खिला दो। अगले दिन संगीता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, कल शाम को हमें शादी में जाना है, तुम दोनों टाइम से तैयार हो जाना, नहीं तो हमेशा की तरह इस बार भी लेट हो जाओगी। माँ जी, मेरे पास शादी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, मैं आज जाकर ले आऊँ? अरे इतनी सारी तो ड्रेस है तेरे पास, उन्हीं में से कुछ पहन ले। नहीं माँ जी, वो सब ना पुरानी हो गई है, मुझे नई ड्रेस ही लेनी है। माँ जी लाने दो ना, यही तो उम्र होती है खाने पहनने की। हाँ कोई बोले ना बोले, तू पहले बोलेगी। अरे जाओ ले आओ नए कपड़े, वैसे भी मेरे मना करने से तुम मान थोड़ी ना जाओगे। जाओ काम करके जाना। भाभी, आप ना मेरे साथ चलना। शॉप पर इतनी सारी ड्रेस देखकर मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या खरीदे क्या नहीं। मुक्ति और प्रिया दोनों जल्दी से काम खत्म करके मार्केट चली जाती हैं और संगीता घर में अकेली रह जाती है और सोचती है, सोचा था बहुएं आएंगी तो मेरी घर में सेवा करेगी, अकेलापन थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन ये बहुएं तो एक दूसरे में ही लगी रहती है। छोड़ गई मुझे अकेला घर पर, पता नहीं कब आएंगी। संगीता को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि उसकी दोनों बहुएं एक साथ मिलकर रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मुक्ति कहती है, माँ भाभी, मैं तो तैयार होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं। आप ही बताओ ना, मैं ये हैवी नेकलेस पहनूं या फिर ये हल्का वाला? बहू तो ना ये हैवी वाला नेकलेस पहन ली, ये अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला पहन लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ ये हल्की वाली ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। मुक्ति ने अपनी सास की बताई हुई ज्वेलरी ना पहनकर जिठानी की पसंद की हुई ज्वेलरी पहन ली। इस बात से सास को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, जब इसे अपनी जेठानी के पसंद का हार ही पहनना था तो मुझे क्यों पूछा। यह तो अपनी जेठानी को ही अपनी सास समझने लगी है, ना मेरी इज्जत करती है ना मेरी बात सुनती है। आग लगे इस देवरानी जेठानी की जोड़ी को। संगीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रिया उससे कहती है, माँ जी क्या सोच रही हो, चलना नहीं है क्या, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी। अब संगीता हर समय यही सोचती रहती है कि दोनों बहुओं को अलग अलग कैसे किया जाए। एक दिन संगीता ने अपनी बहुओं से कहा, प्रिया मुक्ति क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ जी कुछ खास नहीं, बताइए आपको कुछ काम है? आज ना मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो माँ जी, दिखाओ ना। संगीता दोनों को एक एक साड़ी देते हुए कहती है, ये लो, मैं कल तुम दोनों के लिए साड़ी लेकर आई थी, अच्छी है ना? संगीता प्रिया को बहुत अच्छी और महंगी साड़ी देती है, लेकिन मुक्ति को बहुत सस्ती वाली। वो साड़ी देखकर मुक्ति का मुंह बन जाता है। तभी प्रिया बात संभालते हुए कहती है, अरे मुक्ति, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मैं तुम्हारी ले लेती हूँ। लेकिन भाभी, ये साड़ी तो बहुत सस्ती और हल्की है, आपकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है, तो आप ये क्यों ले रही हैं? तुम्हें अच्छी लगी ना ये साड़ी, मुझे पता है तुम्हें मेरी साड़ी पसंद है, तो तुम ये लो और मुझे ये दे दो। प्रिया मुक्ति के हाथ में से उसकी साड़ी ले लेती है और अपनी साड़ी उसके हाथ में थमा देती है। मुक्ति को साड़ी देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब संगीता ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे निकल जाती है। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। साड़ी तो छोटी सी चीज़ है, अब मैं इन दोनों को गोल्ड गिफ्ट करूंगी। देखती हूँ सोना कौन किसे देता है। और संगीता ने ऐसा ही किया। उसने अगले दिन दोनों बहुओं को गोल्ड के झुमके ला कर दिए, लेकिन इस बार संगीता ने बड़ी बहू को छोटे और छोटी बहू को बड़े झुमके ला कर दिए थे। प्रिया मुक्ति, देखो तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। ये लो दोनों। प्रिया जब अपने गोल्ड के झुमके देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो सोचती है, कितनी चालाक है माँ जी, अपनी छोटी बहू को इतना बड़ा गिफ्ट दिया और मुझे इतने छोटे वाले दे दिए।
मुक्ति समझ गई कि प्रिया को उसके झुमके अच्छे नहीं लगे। तभी मुक्ति कहती है, अरे दीदी, आपके झुमके कितने प्यारे हैं, छोटे से, सिंपल से। आप ना मेरे ले लो। मेरे ऊपर वैसे भी ना हैवी ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, और मुझे अपने वाले दे दो ना। मुक्ति भी अपने हैवी झुमके अपनी जेठानी के हाथ में थमा देती है और हल्के वाले उससे ले लेती है। अब संगीता समझ जाती है कि इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। दोनों बहुएं एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं और इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना इतना आसान नहीं है। अब संगीता ने सोचा, क्यों ना मैं एक बहू को कम और दूसरी बहू को ज़्यादा काम दे दूं, क्या पता तब ये एक दूसरे से लड़े। ये सोचकर संगीता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, अरे बहू, तुम दोनों किचन में ही लगी रहती हो, घर का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्यों माँ जी, हम तो हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, तभी तो घर में इतने लंबे लंबे जाले हैं, छत पर इतना कबाड़ा पड़ा है, वो कौन साफ करेगा। छोटी बहू, तू आज किचन संभालेगी, और बड़ी बहू तुम आज पूरे घर की सफाई करोगी, छत की भी। अब अपनी सास के कहने के अनुसार दोनों बहुएं काम में लग जाती है। मुक्ति किचन का सारा काम कर लेती है, लेकिन प्रिया अभी भी घर की साफ सफाई में लगी रहती है। तभी मुक्ति प्रिया से कहती है, दीदी, आप अभी तक साफ सफाई कर रही हो? चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं मुक्ति, तुम पहले ही किचन का काम कर चुकी हो, अब और काम नहीं कर सकती, तुम थक जाओगी। नहीं दीदी, किचन में थोड़ा ही काम था, मैं आपकी मदद करती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मुक्ति प्रिया के कामों में हाथ बटाने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद संगीता आई तो उसने देखा कि मुक्ति प्रिया के साथ उसके काम में हाथ बटा रही है। संगीता उन दोनों से गुस्से में कहती है, तुम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग काम दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ क्यों बटा रही हो। छोटी बहू, तुमने किचन का काम कर लिया? हाँ माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, इसीलिए मैं दीदी की मदद करने आ गई। वो क्या है ना, छत पर पता नहीं कब से काम नहीं हुआ, इसीलिए काम ज़्यादा था। देखिए तो कितना कबाड़ा पड़ा है। दीदी अकेले करेंगी तो थक जाएंगी ना। हर समय दीदी दीदी दीदी, अरे तुझे दुनिया में अपनी दीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? क्या करूं मैं तेरा? और तू बड़ी बहू, आजकल बहुत काम चोर हो गई है, अकेले तुझसे कोई काम नहीं होता है ना। संगीता आग बबूला होकर दोनों बहुओं को सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद संगीता एक फैसला करती है और अगले दिन दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तब तक इस घर को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना। और हाँ बड़ी बहू, मेरे बाद तुम इस घर की बड़ी हो, इसलिए तुम पर इस घर की जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा है, समझी? संगीता अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहाँ से जाती है और पूरे घर पर अब दोनों बहुओं का राज होता है। लेकिन प्रिया इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती है। एक दिन वो अपनी देवरानी से कहती है, मुक्ति, मैं काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं गई, अब माँ जी यहाँ है नहीं तो मैं 2-4 दिन अपने मायके में रहकर आ जाती हूँ। मेरे पीछे घर का ध्यान रखना, और हाँ, माँ जी को घर वैसा ही मिलना चाहिए जैसा वो छोड़ कर गई है। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ? लेकिन दीदी, मैं अकेले क्या करूँगी इतने बड़े घर में? अरे टीवी देखना, अपनी मर्जी का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाना, टेंशन किस बात की। प्रिया अपने मायके चली जाती है और आराम से वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बाद प्रिया वापस आती है तो मुक्ति कहती है, दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने भी तुम्हें मिस किया मुक्ति। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। मैं तो तभी जाने की सोच रही थी जब आप गई थी, लेकिन घर में कोई नहीं था ना, खाली घर छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। अरे नहीं नहीं मुक्ति, तुम अपने मायके नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा मायका तो बहुत दूर है। अगर इसी बीच माँ जी आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। प्रिया ने बहुत चालाकी से मुक्ति को उसके मायके जाने से मना कर दिया और उससे ही घर का सारा काम कराने लगी। मुक्ति, मुक्ति, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम कर लेना, और हाँ, खाना भी बना लेना। लेकिन दीदी, बाजार से क्या सामान आएगा, अब सब कुछ तो है घर में। अरे कुछ भी नहीं है, तुम ना बातें मत बनाओ, वैसे भी ना तुम काम बहुत धीरे धीरे करती हो, जल्दी से लग जाओ ना काम में। प्रिया सारा घर मुक्ति के ऊपर छोड़कर चली गई। अगले दिन प्रिया ने नए कपड़े पहने और तैयार होकर मुक्ति से कहने लगी, मुक्ति, मैं वर्मा जी की बेटी की सगाई में जा रही हूँ। माँ जी तो है नहीं, तो उनकी जगह मुझे ही जाना होगा।
तुम ना घर का सारा काम कर लेना, और हाँ, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं खा कर आऊँगी। दीदी मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं मुक्ति, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहो और अपना काम करो, घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? ठीक है। ये दीदी को क्या हो गया है, हर बात पर ड्रामा कर रही है, बिल्कुल सासू माँ की तरह हुक्म चला रही है मुझ पर। हे ऊपर वाले, सासू माँ को जल्दी भेज दे ताकि दीदी से मेरा पीछा छूट जाए। इस तरह प्रिया मुक्ति के साथ एक सास की तरह बर्ताव करती है, उससे सारे घर का काम करवाती है और उस पर हुक्म चलाती है। अब मुक्ति को ऐसे ही अपनी जेठानी को बर्दाश्त करना चाहिए, या कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, या फिर उसे अपनी सास के आने का इंतज़ार करना चाहिए? हमारे प्यारे दर्शकों, मुक्ति की समस्या का कोई अच्छा सा समाधान कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।